नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन आप सबका बुंदेली झलक की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दद्दा की वो लाइनें, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आज हमारे साथ हैं महोबा उत्तर प्रदेश से श्री संतोष कुमार पटेरिया जी, विद्या वाचस्पति हैं और अनेकों विषयों पर दखल रखते हैं। संतोष जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जी जी, आपका माइक बंद है सर। जी जी जी, आपका माइक बंद है सर। अब आवाज आ रही? जी 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 ठीक है जी, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। जी मैं बहुत सबसे पहले हाँ। मैं आपको बता दूं कि आपने खजुराहो मूर्ति शिल्प शोध कार्य किया है और दूसरा शोध आला खंड पर किया है, जिसके धारावाहिक का प्रसारण 13 एपिसोड में हुआ है। कई संग्रहालयों के लिए लेखन, वनस्पति शांति धारावाहिक, नगर गाथा और प्रगति के सोपान धारावाहिक आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित हो चुके हैं। क्षमा चाहता हूँ। साधना चैनल पर नियमित रूप से गीत लिखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। शोध मार्गदर्शन में अभी 5 लोग पीएचडी और 3 एमफिल अवार्ड हो चुके हैं। वर्तमान में बुंदेली और अवधी की तुलनात्मकता अध्ययन और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेली शब्द पर मार्गदर्शन चल रहा है। लगभग 80 शिलालेखों का विवरण एकत्र किया है आपने। वर्तमान में उप संपादक दैनिक बुंदेलखंड मीडिया महोबा संस्करण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की है। लंदन के महाप्रज्ञ जैन मुनि पर प्रकाशित काव्य संग्रह में सहभागिता विश्व के 1121 कवियों में चयन हुआ। ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन साहब। हमारी बुंदेली झलक का बुंदेली लोक संस्कृति के प्रति जी 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 पक्ष पर जी लोगों को करके और साक्षात्कार करके बुंदेली झलक बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप सारी टीम का जो इसमें लगे हुए हैं और हाँ हाँ बोले रंजन जी बोले। जी 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 जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो महाकाव्य आला खंड है, ये जगनिक के लोक काव्य आला खंड की लोकप्रियता देशव्यापी है। महोबा के शासक परिमाल के शूरवीर आला और उदल की शौर्य गाथा है। ये केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है, ये बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों की बोलियों में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अवधि में भी है। महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है, जिसके लगभग 1250 ईस्वी में लिखा गया था। आला लोक गाथा है, जिसे भारत के लगभग सारे हिंदी प्रदेशों में गाया जाता है। तो सर ये थोड़ा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आल्हा के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आल्हा और उदल कौन थे। हाँ, सन 1165 में परमर्ददेव प्रथम का शासन रहा है और इन्हीं के काल में आला उदल हुए हैं। मैं यही बता दूं कि लोग शायद नहीं जानते होंगे कि परमाल 2 हुए हैं। एक 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में भी परमाल का उल्लेख मिलता है। अजयगढ़ में
रसिन में पहाड़ी के ऊपर शिलालेख आज भी वहां देखा जा सकता है। उसमें दूसरे परमाल का जिक्र है। अलाउदल के जो पिता थे दसराज और बछराज के मलखान, ये 4 भाई थे। रहमल टोडर 4 भाई थे। तो अलाउदल का 1173 में जगनिक का और उपस्थिति मानी जाती महोबा में। तो ये अलाउदल, इनका नाम आल्हाद और उदय सिंह। भविष्य पुराण में प्रतिशत पर्व में पूरे 32 अध्याय हैं आलखंड पर केंद्रित, जिसमें आलखंड की कथा वस्तु बताई गई है। तो ऐसे अलाउदल और इन अलाउदलों के चिन्ह अभी उपस्थित हैं। आप इलाहाबाद के पहले जसरा के पास चिल्ला गांव है, वहां पर अलाउदल की बैठक बनी हुई है। आल्हा की सांग गड़ी हुई है एट के पास बैरागढ़ में, जहां अंतिम युद्ध हुआ था। तो और इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उनका स्थान है। विशेष बात यह है कि जगनिक का लिखा हुआ आलखंड तो नहीं मिला है, लेकिन समय समय पर उस पर पाठ लिखे गए हैं। सन 1881 में भट्टीपुरा के और चौधरी घासी राम की लिखे 8 प्रसंग हैं। ये एक जो पांडुलिपि है, पुस्तक है, लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। हमारे देश को चाहिए कि जो हमारे और धरोहर लंदन में रखी हुई है उन्हें मंगाया जाए। और बताएं। हाँ जी रंजन साहब, संक्षेप में बताया है। हेलो। संक्षेप में मत बताइए, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए कि आल्हा उदल का जन्म कहाँ हुआ और ये महोबा कैसे आए। हाँ, ये बता ध्यान, शताब्दी का 12वीं शताब्दी की बात है जी। के बाद रहमल टोडर और दसराज बछराज 4 भाई थे। ये बक्सर से आए थे और यहीं पर रात में ठहरे थे और यहीं पर नौलखा हार के लिए आक्रमण किया था करिंगा राय ने, जो माड़ो से आया था। उससे लड़ने में 2 भाई मारे गए, दसराज बछराज बचे। उस समय दसराज के जो लड़का आल्हा था उसकी अवस्था 5 साल थी और उदल गर्भ में था। इस प्रकार से इनका यहाँ पर फिर इनको रोक लिया गया। जा तो रहे थे कन्नौज, ये कन्नौज न जाकर के परमाल ने इनको रोक लिया और यहीं पर रख लिया। और फिर इनको यहीं पास में दसपुरवा गांव है, दसपुरवा मन 10 ग्राम, भविष्य पुराण में उसका नाम 10 ग्राम दिया हुआ है। उसमें उनको ठहराया गया और वहीं पर रहे। ऐसे अलाउदल और माणों की लड़ाई, लोग 52 लड़ाइयां बताते हैं, मुख्यतः 13 लड़ाइयां हुई हैं। तो इसी पर मैंने धारावाहिक लिखा जो 13 एपिसोड का आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित हुआ है। और एक मेरा इंटरव्यू किसान चैनल में लिया था मैंने, उसमें भी तो ये। और इसके बाद लिया फाल्हा जो विलियम बटरफील्ड ने लिखा था, उससे भी विदेशों में इसकी प्रसिद्धि हुई। अभी जो आप बता रहे थे कि आलखंड की कई प्रसिद्धि है। आलखंड का जो पाठ है सागर पाठ अलग है, कानपुर का अलग, राय ऐसे अलग अलग पाठों में है, आए हैं। इन कथाओं में जो अतिशयोक्ति बताते हैं, 12 कोस लोग बच्चों, तो यहाँ कोस का अर्थ है लंबाई नहीं है। आप कुर्ता पहनते हैं इतने कोसा का है और बताई जा रही है। 9 मन दाल समाए माने कि 9 प्रकार के लोगों को संतुष्ट करने वाले स्वाद वाली दाल। और फिर जहां लाखों सेना पड़ी हो वहां इतना बड़ा चमचा तो होना स्वाभाविक है, भोजन व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे अलाउदल थे। और आल्हा की जो ससुराल है आज भी आप देखें, नैनागढ़ यहाँ पर मिर्जापुर के पास में है, वहां सोनवा मंडप आज भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वहां आल्हा की ससुराल थी। इनका नाम आल्हाद था। आल्हाद माने प्रसन्नता। भविष्य पुराण में इन सारे पात्रों के वास्तविक नाम दिए गए हैं, जिनका नाम सार्थक है, जिनका अर्थ निकलता है। ये है।
कोई हाँ बताएं, हाँ पूछिए। जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आला ये जो है, इस हाँ ये मूल प्रति क्या जगनिक ने लिखी हुई है? जगनिक के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। हाँ, हाँ नहीं जगनिक, जगनिक की प्रति लिखी गई है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जगनिक की लिखी पांडुलिपि अभी तक नहीं मिली है। जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो का भी संदेह है, इसी प्रकार से इसका जगनिक का है, आलखंड का है। और आलखंड का मतलब है बहुत बड़े हिस्से से। लेकिन ये विशेष बता दें आपको बात, उसके बाद जगतराज दिग्विजय लिखी 1722 में, 1722 में लिखी है जगतराज विजय, उसमें आलखंड का पूरा एक हिस्सा दिया हुआ है। ईश्वी प्रसाद खरे ने लिखी है, महोबा की ईश्वी प्रसाद खरे ने वो आला समर सारावली, उसमें आलखंड का जिक्र है। और संस्कृत में तो है ही, भविष्य पुराण में तो आलखंड दिया ही हुआ है पूरा 32 अध्यायों में। तो जगनिक की नहीं मिली है। लेकिन और एक बात बता दें, जगनिक और जयानक अलग अलग है। जयानक संस्कृत के कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है, जिनके अभी तक केवल 8 सर्ग मिले हैं, पूरा ग्रंथ पृथ्वीराज विजय नहीं मिला हुआ है। सुरजन चरित्र में उस पृथ्वीराज विजय का उल्लेख किया गया है। तो जगनिक की प्रति तो नहीं मिली है। लेकिन एक बात है कि ये जो अंग्रेजों को लगा कि आखिर इनको स्फूर्ति कहां से मिलती है, तो आला से मिलती है। जी 1865 में, 1865 में, और सर इलियट जो फरुखाबाद ने लोगों को जी विलियम मार्टिन ने ले आफा जी जी हाँ। आपके यहाँ 2 हैंडसेट चल रहे हैं क्या? 2 मोबाइल तो नहीं चल रहे हैं आपके पास? नहीं नहीं, एक ही है, एक ही है। अच्छा, हाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। जी हमारे एक दर्शक हैं पुरुषोत्तम रिछारिया जी, वो पूछ रहे हैं कि कोच का भी संबंध आला और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध से है, इसके बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं जो बैरागढ़ है, एड से कोच अलग रोड है, एड से बैरागढ़, बैरागढ़ से बैरागढ़ में ही अंतिम युद्ध हुआ था, और वहां से कोच अधिक दूर नहीं है। और आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जब घायल हो गए थे और उनके सेनापति संयम राय ने अपना मांस काट काट कर फेंका था, वो स्थान वहीं पर है। वहां स्मारक बना हुआ है, उसका चित्र मेरे पास है। जो कोच की बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कोच से संबंध है, क्योंकि वो बैरागढ़ का अंतिम युद्ध था। और बताइए। वहां जी 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 मैं देख बैरागढ़ जहां देखा हमने वो जी पर की जहां पर की और बेइज्जती हुई। हाँ भविष्य पुराण से जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दिए हुए हैं जो देखना देख सकते हैं। और आलखंड की जो कथा वस्तु है जी जी उस पर संस्कृति, हाँ झलक बताइए। और कोई प्रश्न है? जी 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 जी, प्रश्न ये है, जगनिक की तो कोई पांडुलिपि नहीं है, तो फिर हम कहां से मानते हैं कि कहां से ये? पहले तो मौखिक रूप में ही था आला, लिखित रूप में? हाँ, तो लिखित रूप में कब से शुरुआत हुई इसकी? रूप में सबसे पहले जो है 1782 में, जो 1722 का जो
इनका हरिकेश कवि का और जगत राज की दिग्विजय है, उसमें आलखंड का जिक्र किया गया है, पूरा पद्य में दिया हुआ है पूरा। इसके बाद आपको 1881 में घासीराम की लिखे हुए 8 प्रसंग मिलते हैं। इसके बाद फिर आपका 1800 इसी में आपके 65 के आसपास जो आलखंड जो छपा हुआ है वो मिलता है। इसके साथ साथ बलभद्र विलास में वीर विलास लिखा है ज्ञानी कवि ने, आज से 150 वर्ष पहले। वो वीर विलास में मिलता है आलखंड की कथा, अलग अलग ढंग से मिलती है। आल छंद में केवल और केवल ये जो आप देख रहे हैं इस समय मिलता है, वीर छंद कहलाता है। मैंने बकाया में तो छंदों की स्थितियां अलग अलग हो गई। जी जी, अच्छा, कुछ लोग 1250 मान रहे हैं, उसके पीछे क्या तर्क है? नहीं, 12 आल्हा जी, हाँ, संवत में आप सप्तावन घटा देंगे तब सन निकल आता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो मदनपुर का शिलालेख है वो 1240 का है, 1240 का है। 1250 में तो चंदेल में ये जो आपके अगले त्रिलोक वर्मन आ गए थे, वहां परमाल थे ही नहीं। 1203 तक रहे हैं, 1203 तक रहे हैं। 27 अप्रैल सन 1203 में परमाल मरे कालिंजर में। तो 1250 का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, संवत आप कह सकते हैं 1240 1239 बस, लेकिन 1250 का कोई मतलब नहीं है। 1203 में तो मर गए थे परमाल मर गए थे, तो वो तो उसके पहले उदल मर गए थे। 1250 का क्या आधार बताते हैं? वो आधार बताए कुछ, क्या आधार बताते हैं? जी, ये आला उदल, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि माहिल एक राजपूत थे और आला उदल के दुश्मन थे। तो इस विषय में कोई है ऐसी कोई घटना? ये क्या है, किसी भी इतिहास में किसी भी शिलालेख में माहिल का नाम नहीं है। परमाल के जो मंत्री थे उनका नाम था वत्सराज। वत्सराज और पुरुषोत्तम 2 लोग थे। वत्सराज संस्कृत के कवि थे, उन्होंने रूपक लिखा है 12वीं शताब्दी में, उसकी पांडुलिपि उसका हाथ से लिखा हुआ मेरे पुस्तकालय में है। तो वत्सराज नाम के मंत्री थे, पुरुषोत्तम थे। माहिल नाम का कोई मंत्री नहीं है। केवल और केवल आलखंड की देन है माहिल का पात्र का बना देना। और माहिल का जो लड़का है अभय, वो मारा गया था, उसकी समाधि यहां बनी है। तो हो सकता है भाई, हाँ। और ये परमार थे, राजपूत नहीं थे, परमार थे, उरई के थे। वासुदेव के लड़के बताते हैं, वासुदेव के लड़के आलखंड के अनुसार है। किसी शिलालेख में ना आलाउदल का नाम है और ना ही माहिल का है। वत्सराज भी 2 हुए हैं, कीर्तिवर्मन में अलग हुए हैं और परमर्द देव में अलग हुए हैं। कीर्तिवर्मन का काल था 1060 से 1100, पर वो चंद्रोदय नाटक लिखा गया उसी समय। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अब आ रही होगी। जी, थोड़ा सा चंद्रोदय के बारे में क्या प्रकाश डाल सकते हैं? किस विषय को लेके है? जी, का मंचन जो है 1065 में कीर्ति सागर के तट पे हुआ था। वो मेरे पुस्तकालय में नाटक है, प्रभु चंद्रोदय। और श्री कृष्ण मिश्रा लिखा है, कश्मीर के कवि थे जी, काम क्रोध लोभ मोह पात्र है जी। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत में लिखा है। जी जी जी, एक सेकेंड। हिंदी में उसका अनुवाद, परंपरा बहुत लंबी है, कई बार कई लोगों ने उसका अनुवाद किया है। जी 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 जी। इसमें गोपाल का नाम आता है और हुआ है।
थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको संतोष जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है यार। जी, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक खोल लीजिए संतोष जी। संतोष जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। संतोष जी, आपका माइक बंद है।
संतोष जी, आपका माइक बंद है। हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है संतोष जी? आप अपना माइक खोल लीजिए संतोष जी। आपका माइक बंद है संतोष जी। आपका माइक बंद है संतोष जी। आपका माइक बंद है संतोष जी। अब आ रही है? जी जी जी, आ रही है। आवाज आ रही है अब? जी हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। जी, हमारे दर्शक आदरणीय रामशंकर भारती जी जुड़े हुए हैं। वो पूछना चाहते हैं कि चंद्रोदय संस्कृत भाषा में लिखा है, महाकवि जगनिक का आलाखंड को आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? एक तो बता दूं, पूरा नाम है प्रबोध चंद्रोदय। जी नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय। जी 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 और ये लिखा है श्री कृष्ण मिश्र ने। जी और ये प्रबोध चंद्रोदय का अलाउदय से कोई मतलब नहीं है। ये लिखा है 11वीं शताब्दी में। जी 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 चंद्रोदय लिखा है 11वीं शताब्दी में। जी 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 और जो रूपस सर्कम लिखा है वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, लेकिन जी उसमें जी जी आला उदल का कोई उल्लेख नहीं। और आपने दूसरी बात पूछी है कि जगत का कालखंड प्रमाण मानते हैं। जो जी चीज उपलब्ध ही नहीं है उसके प्रमाण की क्या बात करें हम? जी जो जी चीज जी उपलब्ध नहीं है जी उसकी प्रमाण की क्या बात है? हाँ, ये जरूर है कि आल्हा उदल की कथा भविष्य पुराण में सुनी गई होगी। पंडित जी एक तो भागवत करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है, विशेष बात यह है कि सन 2003 के पहले भविष्य पुराण का अनुवाद नहीं हुआ था। जी अनुवाद न होने से वो कथा जनसामान्य तक नहीं पहुंच पाई। यदि ये पहले मिल जाती तो इतने सारे प्रश्न शायद न खड़े हुए होते।
अभी आपके यहाँ एक लाइन आई थी, एक लाइन अभी आई थी, आल खंड को भविष्य पुराण से न जोड़े, जोड़ करके साहित्य का कुछ अपमान है, कुछ लिखा था, है ना। मैं आलखंड को जोड़ नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि भविष्य पुराण में आलखंड की कथा वस्तु दी हुई है। मेरे पास भविष्य पुराण के तीनों भाग रखे हुए हैं, मैंने उसमें पीएचडी कराई है। तो इसलिए भविष्य पुराण की जो कथा है वो आलखंड की कथा से मिलती है। जी जी जी, इतनी बार बात है। अब इसमें कोई बात कहे तो वो बता दिए मैंने कि आपको इस प्रकार का है। कहाँ कहाँ आलखंड की कथा मिलती है वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ मिलती है ऐसा। जी, अब ये जो लड़ाइयाँ हुई है, जैसे आलाखंड में बोलते हैं कि 52 लड़ाइयाँ हैं। जी जी, और आपके शोधानुसार आपने बताया है कि 13 लड़ाइयाँ हैं सिर्फ। हाँ, 13 लड़ाइयाँ हैं। अच्छा, और बाकी सब जी वो काल्पनिक। जी जी हाँ, ये क्या तो, ये जैसे बोना चोर, ज्वाला सिंह, ये सारे जो पात्र हैं ये कल्पित पात्र हैं। 13 प्रसंग हुए हैं केवल, और 23 प्रसंग दिए हैं लेआफाला में। 23 प्रसंग दिए हैं लेआफाला में कुल। उसमें आपकी नौलखा हार का भी है, माणों की लड़ाई का भी है, आल्हा का विवाह भी है, और अंतिम युद्ध भी दिया हुआ है। और एक बात और बताएं आपको, बहुत मजेदार बात है, इस पर ध्यान शायद लोगों का ना गया होगा। वो जो आपको प्रश्न पूछना चाहिए या जो व्यक्ति पूछ रहा है उसके दिमाग में शायद ना आ पाया हो। देखिए, सन 1165 में परमाल बैठ गए, ठीक है, और अंतिम युद्ध हुआ है 1182 में। बैरागढ़ का युद्ध अंतिम 1182 में हुआ है। जो कीरत साह की लड़ाई है वो हुई है भादो सावन में। तो 3-4 महीने वो दिल्ली नहीं गया, वो वहीं रुका रहा है जहां वो कोच वाला बता रहे, जगह बता रहे हैं ना, वो बैरागढ़ में रुका रहा पृथ्वीराज चौहान, और उसने कुछ सेना और बुला ली थी। तो उस 1182 में हुआ, तो कितने साल हुए? 17 साल हुए। अब इन 17 सालों में कितने युद्ध कर रहे भैया? इन 17 वर्षों में कितने युद्ध संभव हैं? 1165 और 1182, 17 वर्ष हुए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है आपकी आवाज। 17 वर्ष में 52 लड़ाइयां संभव नहीं है। जी जी, जो 13 जो लड़ाइयां हैं जी, तो वो लड़ाइयों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि शुरुआत किस लड़ाई से हुई और कहां से होते हुए ये लोग आगे बढ़े। जी जी, अभी आपका एक प्रश्न शुरू का उत्तर रह गया है। आपने पूछा था कि आल्हा उदल का महल से क्या था, है ना? जी जी जी, तो जी जी, माहिल का वो प्रत्येक व्यक्ति शत्रु था जो परमाल को सहयोग करता था। परमाल को सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शत्रु था। एक बात, जो पहली लड़ाई है वो जो मैंने बताया, चारों भाई में 2 भाई जो मारे गए थे, तो ये छोटी लड़ाई हुई। इसके बाद दोबारा वो आए रात में लड़ने, रात में उन्होंने, ये दूसरा युद्ध हुआ, इसमें जो 10 राज बसराज थे इनका सिर काट कर ले गए थे। इसके बाद माणों की लड़ाई हुई। तो आल्हा वाले पहली लड़ाई ही गाते हैं माणों की लड़ाई से। माणों की लड़ाई हुई, इसके बाद फिर आपका आल्हा का विवाह हुआ, फिर उदल का विवाह है, मलखां का विवाह है, ब्रह्मा का विवाह है, चंद्रावल की चौथी है, कीरसार युद्ध है, बैरागढ़ की लड़ाई अंतिम है, नदी बेतवा की लड़ाई है। जी, मैं वही डिटेल थोड़ा सा जानना चाह रहे थे हमारे दर्शक की। जैसे पहली लड़ाई हुई, उसके पीछे रीजन क्या हुआ, क्या कारण था कि पहली लड़ाई हुई, फिर लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ, कौन कौन था, ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए।
ठहरिए चलिए, पहली जो लड़ाई माणों की लड़ाई हुई है, ठीक है, उसमें हीरो आल्हा ही रहे हैं। उदल ने वो युद्ध नहीं लड़ा है। आल्हा गायक भले ही उससे लड़ना बता दें, लेकिन उदल वहां छोटा था, तो आल्हा युद्ध लड़ा है। तो लड़ाई इस बात की हुई थी क्योंकि उनके पिता के सिर काट ले गए थे, और 9 लखा हार, पश्चावद हाथी और लाखा पातुर यहाँ से ले गए थे वो करिया, तो उनको लेने के लिए वहां लड़ने गए थे। और वहां लड़ने में उसने करिया को मारा था, और मारने के बाद वहां से फिर अपनी चीजें वापस लाए थे। यहाँ मैं बता दूं, एक बात बता दूं कि पारस पथरी की बात आती है ना, पारस पथरी की बात, वो पारस पथरी का उल्लेख वहां भी मिलता है माणों की लड़ाई में। जहांगीर नामा में इसका उल्लेख मिलता है कि वहां एक लोहार का किला था जिसे पारस पथरी मिली थी माणों में, और माणों में सांग भी आज भी वहां गड़ी हुई है, और कोल्हू का पत्थर पड़े हुए हैं जिसमें उनको पेरा गया था। तो वो युद्ध जीत कर आए थे। तालन सैयद इनके कोच थे, मतलब शस्त्र विद्या के गुरु थे तालन सैयद। ये बनारस के पास ताला, अभी भी वहां सैयद ताला करके के स्टेशन है, वहां के थे। वो दशराज बचराज के मित्र थे, और उनके 9 पुत्र थे। वो यहाँ पर उनके साथ रहे, और भले ही निकाला हो आला उदल को, लेकिन साथ में वो भी कन्नौज गए थे। तो पहली लड़ाई आप माणों की लड़ाई मानिए, ये तो छोटी छोटी लड़ाइयां उससे पहले हुई थी। ये माणों की लड़ाई वहां पर हुई। माणों की लड़ाई माहेशमती नगर भरूच पुराण में दिया हुआ है, और इसके बाद माहेशमती नगर भरूच पुराण में दिया हुआ है, और ये इंदौर के आगे इसका स्थान है। तो इसमें और एक बात और थी जो विजय इसलिए मिली थी कि जो करेंगा राय की बहन थी, वो इस पर आसक्त थी आल्हा पर। तो आल्हा ने विवाह का उसे आश्वासन दिया था, लेकिन फिर विवाह नहीं किया था। इसलिए उन्हें वहां की जो मतलब मर्म स्थल है, कहाँ से दरवाजा है, कहाँ से खुल सकता है, कहाँ से जा सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी उस लड़की ने दी थी। ये पहली लड़ाई हुई थी, माणों की लड़ाई। और बताएं, और कौन सी लड़ाई पूछना है? जी, इसके बाद दूसरी लड़ाई, हाँ, दूसरी लड़ाई विवाह है, नैनागढ़ आल्हा का विवाह है। आल्हा का विवाह है, और इसमें भी, और वह जो सुनवा है, सुनवा इसका नाम रखा है, पत्नी का नाम, आल्हा की पत्नी का नाम सुनवा था। तो सुनवा का विवाह आल्हा से हुआ। लेकिन ये हाँ, एक बात तो बता दूं, ये जो युद्ध होते थे, क्यों होते थे? लोग सोचते हैं कि वो जहाँ की बेटी है सुंदर देखी वहां लड़ने लगे, ऐसा नहीं था। जब सारी बातें तय हो जाती थी और बारात जाती थी, तब माहिल के दिशा भ्रम करने के कारण से कन्या पक्ष विदा करने को तैयार नहीं होता था, विवाह करने को तैयार नहीं होता था, इसलिए लड़ाई होती थी। तो ये जो मिर्जापुर के पास है, वो नैनागढ़ मानते हैं उसको, स्थान को, और वहां पर ये लड़ाई हुई थी आल्हा की। और इसमें कुछ जादू वाले भी दृश्य आते हैं, तोते की भी भूमिका रहती है संदेश देने में। ये सारी कथाओं को गुम्फन किया गया है ताकि रोचक हो जाए। जी, आप अपना मोबाइल रख लीजिए, एक जगह स्थिर कर लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है टेलीकास्ट में। ये देखिए,
अच्छा, जी 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 हाँ जी। जी। इसके बाद कौन कौन सी लड़ाइयाँ? इसके बाद फिर आपका ये या करके क्रम तो मैं हो सकता है वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है यहाँ वहाँ हो जाए, जी जी लेकिन जी जी ये जो चंद्रावल की चौथी करके लड़ाई है, एक जी परमाल की जो लड़ाई थी वो बौरीगढ़ में आई थी राजकुमार इंद्रसेन की, और राजा इंद्रसेन राजकुमार इंद्रसेन के आई थी, लेकिन वो विदा नहीं कर रहे थे परमाल के यहाँ, तो विदा कराने के लिए ये आला उदल गए थे और वहां भी उन्हें युद्ध करना पड़ा, तब चंदावल की विदा यहाँ हो पाई थी। अब इसमें ये थोड़ी समस्या ये है कि कुल 17 साल तो हुए हैं और 12 साल आल्हा गायक या लड़ाइयों में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये कुछ व्यतिक्रम है, कुछ गड़बड़ इस तरह का है, इसलिए इतिहासकारों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं कि आखिर ये कैसे क्या हुआ। तो ये इसे बौरीगढ़ की लड़ाई कहते हैं अथवा चंदावल की और चौथी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पृथ्वीराज चौहान को लोग बहुत जैसा भी कहें, लेकिन इतिहास साक्षी है कि पृथ्वीराज चौहान और जगनिक, पृथ्वीराज चौहान की चंद्रवरदाई और इनके कवि जगनिक, इन दोनों की वार्ता में समझौता के कारण से 1 माह का अवसर दिया था पृथ्वीराज ने। ऐसा कोई अभी तक युद्ध नहीं हुआ जिसमें कि कोई शत्रु किसी को अवसर दे दे कि हाँ भैया आराम तैयार हो जाओ, हम बैठे यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात पृथ्वीराज चौहान की तो है ही, लेकिन उस समय कवियों की बात भी बहुत मानी जाती थी, ये इस बात का प्रमाण है, और तभी आला उदल को मना करके वहां से लाए थे। एक लड़ाई गांजर की लड़ाई आती है साहब, गांजर, ये गांजा की लड़ाई इन्होंने कन्नौज वालों के लिए लड़ी थी, कन्नौज वालों के लिए। थोड़ा सा चार्जिंग में दिक्कत आ रही है, मुझे लगाना पड़ रहा है ये। जी, आपका नेटवर्क खत्म हो गया है। नेटवर्क खूब है, नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, क्या है डाटा आपको नहीं, बहुत मुझे यहाँ टेलीकास्ट में बता रहा है कि एकदम जी 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 % चार्जिंग में कमी है, नेट में कमी नहीं है, और चार्ज हो रहा है, अब साथ साथ चार्ज भी हो रहा है। हाँ जी जी, आप ये हैंग कर गया है आपका। जी आवाज तो आ रही है। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं कट रही है, आ रही है लेकिन कट रही है जी, कट रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी हमारा 50% नहीं हुआ है। अभी हमारा जो क्या इधर वो वहां प्रॉब्लम हो सकती, नहीं हुआ हमारा। जी हाँ जी जी, आगे की लड़ाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, उदल का जो विवाह हुआ है जी जी वो हुआ है नरवरगढ़ में। जी
नर्मदागढ़ की जो लड़की थी वो फुलवा नाम की, उसे फूलों से तोला जाता था जी और ये उदल और घोड़ा खरीदने जा रहे थे, तो रास्ते में वो रुक गए। हाँ, आदरणीय भविष्य पुराण रचनाकाल के विषय में बताने का कष्ट करें। ये प्रश्न आ गया है, भविष्य पुराण का रचनाकाल के विषय में, इस पे चर्चा करूं क्या? जी 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 जी, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ जी, आपके पीछे जो लाइट आ रही है उसको थोड़ा सा, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो पीछे एक्सपोजर पकड़ रहा है। हाँ, अब ठीक है? जी 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 जी, थोड़ा सा पीछे से कौन सी लाइट आ रही है? पीछे से लाइट तो नहीं आ रही है, यही मैं टेबल लैम्प जलाए हूँ, टेबल लैम्प अलग टेबल लैम्प जलाए हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अलग से जी जी जी, हाँ जी जी हाँ 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 हाँ, भविष्य पुराण में फिर से आ गया है, रचना काल के विषय में बताने करें, ठीक है? जी, इस पे शुरू कर रहा हूँ, इस पे चर्चा शुरू कर रहा हूँ मैं। जी सर जी सर। हाँ, क्या है, भविष्य पुराण में जितनी घटनाएं दी वो सारी इतिहास की दी हुई हैं। इसमें मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, कबीर, इन सब का वर्णन उसमें दिया हुआ है। अब हम ये मान के चलें कि जब उसमें कबीर का वर्णन दिया हुआ है और ये अकबर का वर्णन दिया हुआ है, तो ये निश्चित मान लें कि भविष्य पुराण का जो अंश है वो प्रक्षिप्त है। मतलब ये उसका नाम है, भविष्य में क्या क्या होगा, इस नाम के लोग होंगे, इनकी घटनाएं घटेंगी, तो ये प्रक्षिप्त है। इसके प्रामाणिकता के बारे में भविष्य पुराण में काफी और प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि इसकी जो सूची दी हुई है, अलबरूनी आया है 1021 में यहाँ पर इस बुंदेलखंड में इधर, और इसके बाद फिर 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया हुआ है। तो इन सब के में पुराणों की बात जरूर कही गई है। तो भविष्य पुराण तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रतिसर्ग पर्व है ये बाद में जोड़ा गया है, और ये तभी जोड़ा गया है जब ये घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए मैं जो है और हाँ, सब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, आ रही है। हाँ, इसलिए मैं भविष्य पुराण की बहाद नहीं कर रहा, भविष्य पुराण जो है वो सही है। ये तो है कि भविष्य पुराण प्रक्षिप्त अंश है, जोड़ा गया अंश है, और इसका रचना काल जो घटनाएं दी हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि व्यास जी को सारी घटनाएं पता थी, लेकिन इतने सारे नामों का मिलना और घटनाओं का मिलना इतना संभव नहीं है था कि इसके पहले से लिख दिया जाए। इसलिए इसका रचना काल की बात जहां तक कही जाए तो पुराना हो सकता है,
व्यास जी का लिखा हो सकता है। वहां के जन्मवरदायी पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। रामशंकर भारती जी पूछ रहे हैं। अच्छा, भारती जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी को। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो जो लिखा है, अभी जो पृथ्वीराज रासो मेरी लाइब्रेरी में रखा है पूरा का पूरा संपूर्ण, उसमें महोबा समय दिया हुआ है। महोबा की पूरी जो लड़ाई है वो उसमें दी हुई है। तो पृथ्वीराज रासो की चर्चा भारती जी ने कर दी है, तो मैं बता दूं कि पृथ्वीराज रासो में जो लिखा है ना कि मोहम्मद गौरी को मारने वाले पृथ्वीराज चौहान हैं, वो सरासर गलत है। पृथ्वीराज चौहान 1192 में मरे और पृथ्वी मोहम्मद गौरी सन 1206 में मरा है। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मरने के 14 वर्ष तक जिंदा रहा है। तो इसीलिए हम लोग काव्य को इतिहास नहीं मान पाते, काव्य को इतिहास नहीं मान पाते हैं। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही आवाज है। आ रही है जी, आज आवाज आ रही है। पीछे की लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है आपकी। ये लाइट बंद कर दे क्या? पीछे पीछे आपके पीछे आ रही है, पीछे। हम बता रहे हैं आपको, अब बताइए। जी 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 जी, अब आ फर्स्ट रही है क्लास है। लाइट? अब फर्स्ट क्लास है, अब एकदम ठीक फर्स्ट क्लास। जी बस, तो ठीक है। हम चलिए। बात चल रही थी, पृथ्वीराज रासो की बात आई है, तो मैंने बता दिया कि मेरा एक लेख छपा है कई पत्रिकाओं में, बुंदेली बसंत में छपा है कि ये क्या हुआ, ये तो अंधेरा हो गया। हाँ, तो ये गक्खर जात के लोगों ने सोते समय रात में मारा था झेलम के पास मोहम्मद गौरी को। और जयचंद के बारे में जो कहा जाता है कि वो गद्दार था ये था, सुन लीजिएगा। 1194 में इटावा के चंदावर मैदान में और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने उसको मारा था, जयचंद को मारा था। ध्यान नहीं रहा सर्च करने का।
हाँ बोलिए। जी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण संतोष जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जी, कुछ तकनीकी खराबी है, क्षमा चाहता हूँ। जी, जी, जी। जी जी। हाँ, आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। किसी एक बात पे स्थिर रहने की कृपा करें। यदि आलखंड सत्य है, गलत है, वो भविष्य पुराण में प्रवेश थे, तो फिर सत्य क्या है बताएं, जिससे भ्रांतियां दूर हों। हाँ साहब, ये बात अभी आई है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अभी एक अभी बात आई है कि आप उसको गल्प कह रहे हैं, भविष्य पुराण को प्रक्षिप्त बता रहे हैं, ठीक है ना? बात बात यह है कि जगनिक ने आलखंड तो लिखा था, ये पक्का है। आलखंड की कथा उस समय उसको गाया भी होगा बाद में, लेकिन बीच के लगभग 4 साल तक इसके बारे में पता नहीं चला। यदि पता चला होता तो तुलसीदास जी इस छंद को जरूर लिखते, जो 1680 में, संवत 1680 में गुजर गए। ये 26 साल के तुलसीदास जी जरूर लिखते। लेकिन ये तय है कि आलाउदल थे
उसके साक्ष्य बता रहे हैं। जो मैंने बताया आपको कि जसरा के पास इलाहाबाद के पहले आला उदल की बैठक बनी हुई है, यहाँ आला बैठक बनी हुई है। तो ये जो स्थानों के नाम चले आ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं धरोहर के बारे में। किसी ने ये झूठ नहीं कह दिया हुआ कि ये ऐसा है ऐसा है। तो आला उदल तो हुए थे, और ये भी तय है कि लिखा गया है जगन्नाथ का आलखंड, वो हिंदी के पहले हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। तो ये भी सत्य है, और भविष्य पुराण में प्रक्षिप्त अंश है, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन इसका आशय कतई नहीं है कि आला उदल थे ही नहीं। आला उदल थे और जगन्नाथ के आलखंड लिखा था, ये भी सत्य है। अब वो आलखंड मिला नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन उन वर्षों में 200-300 वर्षों के बीच में वो कथाएं चली आ रही हैं, उनके लेख चले आ रहे हैं। वो कथा बंद नहीं हुई है, चलती आई है। बस थोड़ा थोड़ा कथाओं में अंतर है। जब जिस व्यक्ति को जैसा लगा उसने अपना जोड़ दिया, घटा दिया, ये चलता रहा है। ये लगभग हर ग्रंथ के साथ होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, कलयुग केवल नाम आधाराई चौपाई बोली जाती है। श्री रामचरितमानस में आप खोल के ढूंढ लीजिए, ये चौपाई आपको मानस में नहीं मिलेगी। तो ये तो ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ होती ही चली आई है शुरू से। रंजन जी, जी जी जी, बिल्कुल 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 सत्य कहा आपने कि छेड़छाड़ तो होती आई है। हाँ। जी जी, आगे की लड़ाइयों के बारे में ज्यादातर लोग उत्सुक हैं कि लड़ाइयां जो आपने बताई, उसके आगे की लड़ाइयां क्या क्या हुई हैं? हाँ, एक लड़ाई हुई है गाजर की लड़ाई। गाजर की लड़ाई हुई। ये कन्नौज के जो राजा जयचंद्र थे जी, इनका गाजर के क्षेत्र में प्रभुत्व था, लेकिन वहां के राजाओं ने कर देना बंद कर दिया था। तो उस कर वसूली के लिए इन आला उदल को भेजा गया था। वहां राम सिंह, वीर सिंह, 2-3 लोग राजा थे, वो सब मिलकर के लड़े थे, लेकिन हार गए थे। और वहां से कर वसूल करके आला उदल लाए थे। वो कहलाता है गाजर की लड़ाई। उसके कई कई जगह पर है। कोई कहता है गोरखपुर के पास था, कोई कहता है कहीं और दूसरी जगह था, लेकिन गाजर था। और गाजर की आज भी वहां पर मैंने पता लगाया है, गोरखपुर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर गांजपुर गांव अभी भी है। तो वो गाजर की लड़ाई थी। और नदी बेतवा की लड़ाई, बेतवा के किनारे जो हुई लड़ाई, उसकी बात की जाए, आपकी जो है कीरसा की लड़ाई सब जगह प्रसिद्ध है ही। हाँ, सिरसा समर, जिसमें मलखान मारा गया था। अभी भी कुछ लोग आल्हा गायक कहते हैं कि इसमें जो किरसा की लड़ाई है इसमें मलखान आया था, लेकिन नहीं, किरसा मलखान नहीं आया था। सिरसा में ही मलखान मारा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा आने के पहले सिरसा पर ही आक्रमण किया था। ये क्या लिखा है, अगर आप बुंदेल, अच्छा दूसरी चीज वो सूचना दी है आप, चलिए। हाँ, तो सिरसा समर हुआ था, उसमें मलखान मारा गया था। अब उसमें लिखा है कि मलखान के पैर में पदम था, वो कैसे फटे। तो रात में पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध क्षेत्र में गड्ढे खुदवा दिए थे, उसके अंदर बड़े बड़े कीले लगवा दिए थे। उसी युद्ध क्षेत्र में कीला मलखान को लग गया था और फिर मलखान मारा गया था। तो ये है आपका। और इसी प्रकार से ये आप मुस्करा के पास बिरमा पुल है, बिरमा पुल। ये बिरमा जो है, और इसकी मलखान दशराज की पत्नी का नाम था ब्रह्मा, उसके नाम से बिरमा है। महोबा में ब्रह्मा भवन भी बना हुआ है। जैसे चंद्रावल नदी है, चंद्रावल के नाम से इसी प्रकार से गाजर का युद्ध हुआ था। और अंतिम युद्ध जो है बैरागढ़ का युद्ध हुआ है। वहां पर ये लोग लड़ने गए और वहां पर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में उदल मारे गए। आपका ब्रह्मा मारा गया, ब्रह्मा को ताहर ने मारा था। और ये इतिहास साक्षी इस विषय में ये है
कि ताहर को मारा था, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी बेला युद्ध में गई थी और उसने ताहर को मारा था, और वहीं पर वो बेला सती हो गई है। मंदिर के सामने वो स्थान आज भी बना हुआ है, बस स्थान का स्वरूप बदलता चला गया होगा। एक चबूतरा बना है जहां की ब्रह्मा की पत्नी और सती हुई थी। इस प्रकार से युद्ध है। मैं जरा थोड़ा पानी पी लूं, फिर अभी और बताता हूं आपको। हाँ, ब्रह्मा का विवाह। इसमें एक बात बता दूं कि पृथ्वीराज जो चौहान हुआ था, रंजन जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है रंजन जी? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। अच्छा, तो क्या है कि ये पृथ्वीराज चौहान जो अभी बताए जा रहे हैं, ये इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, तृतीय, थर्ड। इनके पहले दो पृथ्वीराज और हो चुके हैं। इनके जो चाचा थे पृथ्वी भट्ट, उनकी लड़की बेला है, वो चचेरी बहन है, पृथ्वीराज चौहान की चचेरी बहन है। तो उसका विवाह आल्हा के साथ हो रहा था, लेकिन आल्हा ने मना कर दिया और फिर ब्रह्मा के साथ उससे विवाह होना था। तब तक पृथ्वीराज भट्ट मर गए। तो पृथ्वीराज चौहान की इच्छा नहीं थी कि ये विवाह और चंदेलों के यहाँ हो, और उसने पृथ्वीराज चौहान ने चाहा था विवाह ना हो, तो उसमें जाकर के उन्होंने ये बहुत बड़ा खंबा गड़वा दिया था लोहे का, और आला उदल को बारात में नहीं ले गए थे ये, महल के कहने पर। जब वो खंबा कहा कि बारात तो तब शुरू होगी, टीका तब होगा जब इसको कोई फोड़ देगा, तब आला उदल को यहां से बुलाया गया था, ले जाया गया था, तब आल्हा ने उसको फोड़ा था। एक बात और बता दूं यहां, जो शायद लोगों को कम मालूम होगी, कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई क्यों हुई चंदेलों से। चंदेलों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी क्यों हुई, जबकि इसके पहले यवनों की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का सहयोग किया था आल्हा ने। लड़ाई इसलिए हुई थी कि पृथ्वीराज चौहान की सेना, जब संयोगता का प्रकरण आता है, यदि वो है तो फिर उसमें कुछ सैनिक भटक गए थे और यहाँ महोबा आ गए थे, वो घायल थे। उन घायल सैनिकों की लड़ाई माली से हो गई, जो बगीचा के रखवाले थे उनसे हो गए। तो परमाल ने आदेश दे दिया कि उनको मार डाला जाए। सैनिकों को परमाल ने मरवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान को अच्छी नहीं लगी। अब पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी इसलिए उनके साथ हुई थी। तो फिर ब्रह्मा का हुआ। इस प्रकार से मलखां का विवाह है। और अंतिम मैंने बताया कि पहली माणों की लड़ाई और अंतिम और लड़ाई आपकी बैरागढ़ की लड़ाई। लेकिन इसके अलावा बहुत सी लड़ाइयां लोग गाते हैं, पतली पतली किताब बाजारों में मिलती है, जो मन में आता है कहते हैं जैसे ईश्वरी की फागों की कोई अब कोई चिंता नहीं करता, यानी कैसी कैसी फागें ईश्वरी के नाम से लिख करके बाजार बिक रही हैं, ये सब चिंता का विषय है। और बताएं साहब। जी समय भी हो गया है और काफी विस्तृत चर्चा करनी थी आपसे, लेकिन आज समय नहीं है। हाँ। और मैं चाहूंगा संतोष जी की फिर कभी जुड़े और एक एक लड़ाई के बारे में विस्तृत जानकारी दें। हाँ ठीक है। अब असल में हमारी बात पहले नहीं हुई थी कि किन बिंदुओं पर आपको करनी है, वरना मैं अपनी लाइब्रेरी के पास लाइब्रेरी पर आपको सब दिखाता सामने, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जी आपने समय दिया,
धन्यवाद। नहीं नहीं, फिर से एक बार समय लेंगे हम आपसे और विस्तृत जानकारी लेंगे आपसे। हाँ, और अभी ये बताइए इसमें आज कौन कौन लोग शामिल हुए हैं आज देखने के लिए? ये डिटेल तो बता नहीं सकते कौन कौन लोग, लेकिन काफी लोग थे, कम से कम 20-25 लोग तो अभी देख रहे थे एक जगह से जी। अच्छा, तो काफी लोग हैं। तो चलिए आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं, समय काफी हो चुका है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमारे नंबर सुन लें, लोग इन्हें पूछ रहा हूँ, 99 56 95 92 70 जी, 99 56 95 92 70 ये फोन नंबर है। कभी कुछ पूछना हो अलग से ठीक है साहब? जी जी जी। और इस समय ये बहुत बहुत आप 20-25 जी 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 जी। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पटल पे जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। कल फिर शाम 6 बजे मिलेंगे। नमस्कार। आपका आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ। नमस्कार।